परिस्थितियों में बहुत शानदार काव्य पाठ किया। एक बार पूरा सदन जोरदार तालियां चंद्रशेखर के लिए बजाए। आप ऐसे ही खड़े रहेंगे, मौसम को देखो, अपने आप को देखो, चिंता मत करो, हम वही सुनाते हैं जो रोज सुनाते हैं। अलग से वीडियो बना के कोई वो समझदार आदमी उधर की फोटो ले रहा है जहाँ से पेमेंट मिलनी है, उनसे सीखो। अभी आप लोगों ने ठहाके सुने और मैंने इन ठहाकों में आप लोगों के चेहरे पर वो नूर देखा जो हंसी से जिंदगी में आ जाता है। अब मैं जिन्हें बुलाने जा रहा हूं उनका नाम मुमताज नसीम है। मुमताज नसीम प्रेम की कवित्री है, मोहब्बत की बात करती है। और प्रेम ये दुर्भाग्य है हमारा। आपको हरियाणा के लोगों को आपसे ज्यादा कौन जानता है? ये हमारा दुर्भाग्य है कि जब हमें प्रेम की बात करनी होती है तो हम लोगों को वैलेंटाइन बाबा बुलाना पड़ता है विदेश से। लेकिन हम हिंदुस्तान के लोग हैं साहब, हम लोगों ने कृष्ण को राधा के साथ मंदिरों में खड़े करके पूरी दुनिया को ये सूचना दी कि हम लोग परंपराओं को अनदेखा कर सकते हैं पर प्रेम को अनदेखा नहीं कर सकते। दो पंक्तियां पढ़ता हूं। हमारे परिवार में, हमारे कुनबे में जितनी चुहल होती है उतनी दुनिया में कहीं नहीं हो सकती, लेकिन उसके बावजूद उस चुहल से, उस छेड़खानी से कभी किसी की आंखें नीची नहीं होती। दो पंक्तियां पढ़ता हूँ। योगेश चिक्कर जी का एक दोहा है, इसमें वो सब कुछ हो गया जो प्रेम में होता है, लेकिन इस दोहे को सुनते हुए ना आपकी आंखें नीची होंगी, ना आपके मन का रोमांच कम होगा। और ये बात आप तक पहुंच जाए तो आप मुमताज नसीम को सुनने के लिए तैयार होंगे। दो पंक्तियों में प्रेम की पराकाष्ठा पढ़ता हूं कि एक पहर ठहरी सखी कान्हा जी के ठौर। एक पहर ठहरी सखी कान्हा जी के ठौर, पहुंची कोई और थी, लौटी कोई और। बस जिन्होंने इन दो पंक्तियों पर तालियां बजा दी उनके भीतर के प्रेम को सलाम करता हूं। तुमने तो कर भी लिया दिखे इतनी देर। नहीं, हरियाणा वाले कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मुमताज नसीम को बुलाता हूँ। प्रेम को प्रेम से सुनने के लिए तैयार रहिए। प्रेम आपके श्रेष्ठ कवित्री के लिए जिनका नाम है मुमताज नसीम। हमें अगले वाले दिन बुलाना। बहुत अच्छा लग रहा है, पीछे खोमचे खुल गए हैं। इन सारी चुनौतियों के बीच दरअसल क्या है कि रजत जी ने आज हमें कवि सम्मेलन में इसलिए नहीं बुलाया कि कविता सुनाओ। आज उन्होंने सारी व्यवस्था इसलिए की आज कविता सुनाकर दिखाओ। तो दो तो बेचारे मेहनत कर चुके हैं, वो इतनी कंफ्यूज हो गई कि पीछे वो खोमचे लेने गए हैं, कोई छोले कुलचे बनवा रहा है, कोई टिक्की की चाट बनवा रहा है, अगली भूल गई भरी सर्दी में बरसात का गीत सुना रही। प्यार में ऐसा हो जाता है। प्यार दरअसल बेवकूफ बनाने की चीज होती है। प्यार की जितनी भी कविताएं सुन लो, उनका भावार्थ निकालो बैठ के, पता लगेगा एंड में आपके हाथ में कुछ नहीं बचता। तो प्यार में आपके हाथ में कुछ नहीं बचता। कादियान साहब, वो एक प्रेमी और प्रेमिका समुद्र के किनारे खड़े थे। तो प्रेमी ने प्रेमिका से पूछा, डार्लिंग तुम मुझे कब तक प्यार करोगी? सुनकर प्रेमिका की आंखों में आंसू भर आए। उसने एक आंसू समुद्र में गिराया और कहा, जब तक तुम इस खारे समुद्र में से ये खारा आंसू ढूंढ पाओगे, मैं तुम्हें तब तक प्यार करूंगा। सुनकर समुद्र प्रकट हुआ, दोनों हाथ रखे यूं कमर पर, बोला सालों में फालतू की बात है, तुम्हें सूझती कहां से? तो प्रैक्टिकल स्थिति क्या होगा रजत जी? एक और स्वागत रह गया क्या? कोई बात नहीं, रजत जी जैसे ही अपनी कुर्सी से खड़े होते हैं आप बैठ जाते हैं। बहुत अच्छे। मैं समझ गया आगे सुख से जीवन कैसे ऐसे ऐसे सवाल करती है सर, दुनिया में कोई माई का लाल उनका जवाब नहीं दे सकता। अभी पिछले दिनों मेरा जन्मदिन आया तो मुझसे पूछने लगी, जानू मैं तुम्हें बर्थडे पर क्या गिफ्ट दूं? मगर तो मेरी बात सुन लिया कर, घर में हंस बोल कर रह लिया कर, कभी ये बड़े बड़े लोग घर आ जाए, इनकी इज्जत कर लिया कर, इतना बहुत है। अगली ने 2 मिनट तो सोचा,
फिर बोली ना मैं तो गिफ्ट ही दूंगी। लेकिन बोलती है। एक दिन मैंने यही लपका, मैंने कहा देखो प्राणी यदि प्रसन्न रहना चाहे तो प्रसन्नता उसके भीतर होती है, बाहर की परिस्थितियां उसके सुख और दुख के लिए जिम्मेदार नहीं होती। वो बोली कैसे? अब मैं सिद्ध करता हूँ, और सही सिद्ध कर दूं तो अप्सरा को देखा, देखियो ड्रेसिंग सेंस ही नहीं, कैसे कैसे कपड़े पहने। एक हम साहब हमें आप नरक में भी छोड़ दो, वहां हमारा कोई दोस्त मिल जाए, एक ही बात पूछेगा, यमराज की बेटी देखी? तो यमराज की बेटी में भी सुख ढूंढ लेते हैं। उससे बड़ा आतंक कोई नहीं हो सकता साहब। ये हिजबुल लश्कर भाई साहब ये सब तुच्ची बातें हैं। साड़ी पहनकर जो हाफिज सईद हमारी छाती पर रहते हैं, हमसे पूछो आतंक। करवा चौथ के दिन आप इन्हें देखो, 25 रुपये की मेहंदी लगवा कर आएंगे फुटपाथ पर पट्टे पर बैठकर, वो पूरे घर में हंगामा। देखो कैसे आप सो जाएंगे, इसे कहते हैं सादा जीवन कुछ विचार। तो सादगी में विश्वास रखते हैं भाई साहब, फालतू का तनाव ले ही नहीं सकते। और ऐसा नहीं हमारे यहाँ झगड़े होते हैं, ये पति पत्नी में भाई साहब जितने भी झगड़े होते हैं सब मेहमान करवाते हैं। पिछले दिन सुरेंद्र शर्मा जी मेरे घर आए, मैं अपनी लुगाई के साथ खड़ा था, देखकर भावुक हो गए। बोले चिराग जैन तुम्हारी जोड़ी तो राम सीता जैसी है। मैंने कहा जी खाक राम सीता जैसी है, मैं ये धरती में समाप्ति नहीं से बैठा के ले गया। तो हमें हमारा दाम्पत्य जीवन पता है कैसे चल रहा है, और ऐसा नहीं है कि हमारा ही ऐसे चल रहा है। मैं तो राष्ट्रवादी आदमी हूँ, राष्ट्रभक्त आदमी हूँ। मैं तो हर स्थिति में देखता हूँ कि परिस्थितियां एक जैसी रहनी चाहिए। पिछले दिनों चीन ने भारत पर कुछ आक्रमण करने की कोशिश की, कुछ हमारी जगह बटोर ली, तो जो युद्ध का सा माहौल बन गया। तो जब युद्ध का माहौल बनता है आंधा साहब, तो क्या होता है, कुछ विशेष सुरक्षा क्षेत्र बनाए जाते हैं, सुपर सिक्योरिटी जोन बनाए जाते हैं, जहां पर देश का गोला असला बारूद रखा जाता है, महत्वपूर्ण दस्तावेज रखे जाते हैं, युद्ध होने की स्थिति में अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों को वहां रखा जाता है, वहां सबकी एंट्री बैन होती है। ऐसे एक विशेष सुरक्षा क्षेत्र में एक अनजान हवाई जहाज लैंड कर गया। जैसे ही वो लैंड हुआ तो उसे चारों ओर से आर्मी ने घेर लिया। बोले भाई तू यहाँ कैसे आ गया? बोला जी मेरा फ्यूल खत्म हो गया था, मुझे इमरजेंसी लैंडिंग करनी थी, मैंने मजबूरी में यहाँ लैंड किया है। आर्मी ने सारी रात उसे अपने पास रखा, उसकी तफ्तीश की, उसकी पड़ताल की, कहीं दुश्मन ना हो, कहीं आतंकवादी ना हो, कहीं दुश्मन का कोई जासूस ना हो। जब रात भर में पड़ताल करके संतुष्ट हो गए तो उसे हिदायत देकर छोड़ा, आज तो तू यहाँ आ गया है, आज के बाद अगर तूने मजबूरी में भी यहाँ लैंडिंग की तो तुझे जिंदगी भर जेल में रहना पड़ेगा। अगली शाम वही पायलट उसी जहाज में एक सवारी साथ बैठा के फिर वही लैंड कर गया। तो सेना ने पूछा था तुझे कल समझाया था समझ नहीं आया, अब अगर उसका दर्द आपकी आंखों में तैरे तो उसे तैरने देना। सेना ने पूछा तुझे कल समझाया था समझ नहीं आया, पायलट ने हाथ जोड़ दिए साहब, बोले जी बाद में आपको मेरे साथ जो करना हो वो कर लेना, ये मेरी पत्नी साथ में, पहले से ये बता दो मैं कल रात कहाँ था। ये हमारी परमानेंट समस्या है। अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए लोग तालियां नहीं बजा रहे हैं। पूरे देश में ऐसे ही चल रहा है, अग्रिम पंक्ति में बैठे लोग हाथ बांध के बैठे हैं, पीछे वाले मेहनत किए जा रहे हैं। एक बार जरा मिलकर तालियां बजाओ, थोड़ा सा ठंड में हम भी खड़े हैं। नहीं, हमारे मन में भावनाएं सबके मन में पवित्र ही रहती है भाई साहब। आपको मैं एक चीज बता दूं, लोग कहते हैं हमारे यहाँ पति पत्नी संबंधों में झगड़े होते हैं, क्यों होते हैं? आज उसका बेसिक कारण बता देता हूँ। एक बार कलेश जरूर करना, ये नियम है, बाद में ये नियम टूट ना जाए, इसलिए इस कार्यक्रम को सुबह सुबह निपटा दिया जाता है। आदमी झगड़ा करके काम धंधे पे निकल जाता है, औरत घर में कुड़ती रहती है, सोच सोच के सुबह के इतने से कलेश को शाम तक इतना बड़ा बनाया। अब एक भाई साहब झगड़ा करके निकल गए, इससे पेमेंट लेनी है, उसका माल जाना है, इसका चेक आना है, इसमें सुबह का झगड़ा भूल गए। शाम को मौसम रोमांटिक हुआ, भाई साहब ने घर पे फोन किया, डार्लिंग डिनर में क्या बना रही हो? अगली तो भरी बैठी थी, बोली जहर। बोले अच्छा मैं लेट आऊंगा तो खा के सो जाएगी। आदमी के मन में अगर भावनाएं पवित्र हो तो ईश्वर रास्ते सुझा देता है। एक आजकल नया टोटका निकाला है, जब इनका घूमने फिरने का मूड हो, आउटिंग पे जाने का मूड हो, पिकनिक मनाने का मूड हो, तो आध्यात्मिक बहाना ढूंढ के लाते हैं। मैंने वैष्णो देवी के दर्शन बोल रखे,
आप मना नहीं कर सकते। एक दिन कटरा लेके जाओगे, 4 दिन खुद काटड़ा बन के पटनी तो घुमाते रहो। मैं देश के सभी देवी देवताओं का हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूँ साहब, एक भी देवता विदेश में नहीं फंसा। वरना ये कभी भी कह सकती थी हमने लंदन वाले भैरू जी की जोत बोल रखी। आदमी भैरू जी की जोत जलवाने के चक्कर में खुद बजरंगी हो लेते। लेकिन साहब हम किसी भी स्थिति में, चाहे मैं कहाँ कुछ अतिथि और आ गया क्या, भाई साहब बैठ जाओ प्लीज, बड़ी मुश्किल से खोमचा जमाए मेरा। दुनिया में जितनी अव्यवस्थाएं फैलाई है वो व्यवस्थापकों ने ही फैलाई। अगली बार लॉयंस क्लब वालों को ड्रेस मत देना, बाकी तो हम संभाल लेंगे। यह बात सही है ना? बात तो योगी गलत है, उधर खड़े हो क्या सुन रहे हो? लेकिन एक बात कहना चाहता हूं साहब, बहुत सारी बातें हम महिलाओं के विषय में करते हैं। अब तक जितने ठहाके लगा रहे थे, अब उतनी संजीदगी आवाज देता हूं। लॉकडाउन के दौर में जब अस्पतालों में डॉक्टर नहीं मिल रहे थे, जब दफ्तरों से अधिकारी गायब थे, जब विद्यालयों में अध्यापक नहीं थे, उस दौर में सिर्फ एक विभाग ऐसा था जिस पर न कभी ताला लगा, न कभी उसका बजट बिगड़ा। वो इन्हीं महिलाओं की रसोई थी जिसके मैनेजमेंट ने आपके लॉकडाउन की सजा को पिकनिक में तब्दील कर। और इनकी हमारी जिंदगी में क्या अहमियत होती है, एक एक्सपेरिमेंट करके देखना। आप 4 पुरुष टाई सूट लगा के बढ़िया गाड़ी में गन्नौर में एक मकान किराए पर लेने जाना। मकान मालिक कहेगा 4 छड़े छड़े हैं, इन्हें मकान किराए पर नहीं देंगे। लेकिन आप 4 पुरुषों के साथ एक महिला हो, वही मकान मालिक कहेगा घर परिवार वाले लोग हैं, इन्हें मकान किराए पर देंगे। एक महिला से हमारा अस्तित्व परिवार बन जाता है। इसलिए इनकी हमारी जिंदगी में क्या अहमियत है, 3 पंक्ति की कविता सुनाता हूँ और मुझे बताना कि हरियाणा की धरती ने स्त्रियों का सम्मान करना कहाँ से सीखा है। कि मेरे पिता ने बचपन में मुझे कभी गुड़िया से नहीं खेलने दिया। मेरे पिता ने बचपन में मुझे कभी गुड़िया से नहीं खेलने दिया, ताकि मैं सीख सकूं कि लड़कियां खेलने की चीज नहीं है। ये हमारे वो संस्कार हैं जो हमें बचपन में मिलते हैं। मेरी शादी बहुत लेट हुई। आंडा साहब बैठ जाओ आप, अब बस 2 बजे, ज्यादा देर का खेल है नहीं। आप तो अभी हाथ की हाथ कर दें। आंडा साहब कह रहे थे एक भी खड़ा होगा तो सुरेंद्र जी को नहीं पढ़ने देंगे, ये खुद ही खड़े हो गए। मैं आपकी निष्ठा को प्रणाम करता हूँ। आज तो सुरेंद्र जी नहीं पढ़ेंगे, आप चिंता ना करें, आज हम ही निपटा देंगे। मैं एक छोटी सी कविता आपको सुनाना चाहता हूँ, फिर अरुण जैमिनी जी और सुरेश शर्मा जी को सुनना है। हमारा भी मन होता है जब आप बहुत अच्छा सुन रहे होते हो तो ज्यादा सुनाना होता है, लेकिन जब समय कम हो और आप बहुत अच्छा सुन रहे हो तो हम वो सुनाते हैं जो हम सामान्यतः कहीं नहीं सुनाते। एक कविता आपको सुनाता हूँ। हम जैसे जैसे विकसित हुए वैसे वैसे बढ़ते चले गए। हमने धरती बांटी, आसमान बांटे, भाषाएं बांट ली, संस्कार बांट लिए, माँ बाप बांट लिए, ईश्वर को बांट लिया। और जब बांटने को हमारे पास कुछ नहीं बचा तो सृष्टि का सबसे अविभाज्य शब्द था प्रेम, हमने उसे भी बांट लिया। ईश्वर के प्रति प्रेम तो भक्ति, पुत्री के प्रति प्रेम तो वात्सल्य, बहन के प्रति प्रेम तो स्नेह, पत्नी के प्रति प्रेम तो कामना, गर्लफ्रेंड के प्रति प्रेम तो वासना। लेकिन कृष्ण की धरती पर खड़े होकर बताना चाहता हूं, प्रेम अपने हर अर्थ में सिर्फ प्रेम होता है, उसका दूसरा कोई पर्यायवाची नहीं है। 10 पंक्ति की एक कविता पढ़ रहा हूं। जिंदगी में जिस किसी को प्यार किया हो उसका चित्र बनाना शब्दों के साथ साथ, और अगर एक भी शब्द आपके हाथ से निकल गया तो पूरी कविता आप मिस कर बैठोगे। छोटी सी कविता है 10 पंक्ति की। जिंदगी में जिसे प्यार किया उसे सामने रखना। अंतिम पंक्ति तक आते आते आपके चित्र को इतना पवित्र कर दूंगा कि सुबह उसे मंदिर में ले जाकर पूजना चाहोगे तो आपको या किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। कविता शुरू करता हूँ। 10 पंक्ति की कविता। जिसे प्यार किया हो बस उसका चेहरा सामने रखना। कि उससे नहीं मिलूं तो मन में बेचैनी सी रहती है, उससे नहीं मिलूं तो मन में बेचैनी सी रहती है। उसकी आंखों में एक पावन देव नदी सी बहती है। उसके गोरे नर्म गुलाबी पांव
बहुत ही सुंदर है। उसकी बातें निश्चलता का ठहरा हुआ समंदर है। उसकी बोली मुझको सब वेदों से सच्ची लगती है। उसकी मीठी मीठी बातें कितनी अच्छी लगती हैं। वो अक्सर मेरे कंधे पर सिर रखकर सो जाती है। बड़ा करना अपनी सोच को। वो अक्सर मेरे कंधे पर सिर रखकर सो जाती है और जो उससे दो घड़ी बोल ले उसकी ही हो जाती है। मुझको उसके बालों को सहलाने में सुख मिलता है। पूरा कर रहा हूं आपके चित्र को, गन्नौर वालों संभालना। मुझको उसके बालों को सहलाने में सुख मिलता है। उसकी कोमल बाहों में घिर आने में सुख मिलता है। वो मेरी सूनी पलकों में काजल बनकर लेटी है। वो फुलवारी सी लड़की मेरी छोटी सी बेटी है। उससे नहीं मिली तो मन में बेचैनी सी रहती है। उसकी आंखों में एक पावन बेलमती सी रहती है। उसके गोरे नरम गुलाबी पांव बहुत ही सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सर्दी बढ़ती जा रही है, ऐसे में मैं एक ऐसे कवि को बुलाना चाहता हूं जो ठहाकों के कवि हैं और पूरी दुनिया में हरियाणवी बोली को जिन्होंने फक्र का विषय बना दिया पिछले 30-40 वर्ष में। आज अगर हरियाणवी बोली को कोई जानता है तो सबसे पहला परिचय दूर देश में बैठे हुए उसका हरियाणवी से होता है, तो अरुण जैमिनी की वीडियो से होता है, जिन्होंने आपकी बोली को पूरी दुनिया में सम्मान दिया है। एक बार सम्मान से बड़ी ताली।